कि पहले मैं गाने ऐसे बना रहा था जो सिर्फ नई यंग आवाम सुन रही थी, लेकिन मेरे वालिदैन इसको नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैंने आज गाना बनाना है आज से अपनी माँ के लिए और वालिद साहब के लिए, कि वो जब सुने ना तो कहें कि वाह। तो 2-3 ट्रैक्स मैंने ऐसे बनाए जिस पे दे वेंट क्रेजी। वो कहते यार ये क्या, ये तो बड़ा फिट चीज है। और जिनमें से बेस्ट एग्जांपल है कुंवारे। मेरे वाले साहब का फेवरेट ट्रैक था जब मैंने उनको कुंवारे सुनाया। उसके बाद मिट्ठू धुंधा। यस, मिट्ठू धुंधा जब मैंने अपनी माँ को सुनाया तो माँ वाज लाइक यार फिरोज, तुम मेरे लिए वो एक फख्र की चीज थी कि यार अब इनको समझ लगने लग गई है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बस एक पर्सनल मेरा था कि यार मैंने ऐसा ट्रैक बनाना है जो इनको समझ। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिस्ट लोग की एक और एपिसोड, और इसमें आज मेरे साथ हैं फिरोज़ फैसल। फिरोज़ फैसल का मैं तारुफ नहीं कराऊंगा, इनके साथ जो मेरा ताल्लुक़ है और जो वाबस्तगी है वो हमारी गुफ्तगू में खुलती रहेगी। और वैसे मैं तारुफ करा भी नहीं सकता क्योंकि मैं जब कभी भी इसका म्यूज़िक कहीं पे सुन रहा हूँ तो लोग मुझे कहते हैं ओए आप इस किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक तो शायद ये कोई बहुत जदीद चीज़ है या शायद कोई बहुत वेस्टर्न चीज़ है, या कम से कम कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो दुनिया मेरे पे थोड़ा सा मतलब ना मुझे कहती है कि ओहो अच्छा वाह अप टू डेट है। अप टू डेट है। सो फिरोज़ शुक्रिया आने का। नहीं यार, एनी टाइम। और म्यूजिक कौन सा है आपका, पहले मुझे तो समझाएं। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की है कि ये इसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कहते हैं, जिसे आप डांस म्यूजिक भी कह सकते हो। EDM टर्म है सबसे ज़्यादा, और ये टेक्निकली कोएग्जिस्ट बहुत देर से करती आ रही है। और इसको उस ज़माने में जिसमें कह लें आप 70s और 80s में, लेकिन ये बड़ा सटल तरीके से इसको, जब वेस्ट इसको फुली इसमें घुस चुका था, उस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट कर रही थी पाकिस्तान में। आप नुसरत के गाने सुन लें या नाजिया के गाने सुन लें, ये इनके गानों में वो एलिमेंट्स थे। इवन आप नूरजहान के गाने सुन लें, उसमें ये एलिमेंट्स सैम्पलिंग के उस वक्त भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन सटल तरीके से। लेकिन लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में। लेकिन लेटर डाउन द लाइन जब ये इसके जॉनरास काफ़ी मैसिव लेवल पे आपके सब कॉन्टिनेंट में आने लग गए, और ख़ास तौर पे आपका जो बॉलीवुड बॉलीवुड में गए, तो उस वक्त हमें एक झंडी दिखाई गई कि हाँ ये एग्जिस्ट कर सकता है हमारे कल्चर में भी। तो बस फिर इवेंचुअली ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, असल EDM एंटर हुआ द टर्म पाकिस्तान में 2015 में। उससे पहले भी हाँ नहीं, बट म्यूजिक तो बहुत पुराना है ना। म्यूजिक एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा था एक खास तरह की लॉट में। वो एग्जिस्ट कर रहा था ये, लेकिन उसको कभी कमर्शियल उसको कह ले तारुफ नहीं हुआ था उसका। क्योंकि प्राइवेट पार्टीज में और प्राइवेट गिग्स में ये ऑलरेडी एक म्यूजिक चल रहा था, उसका एक स्पेसिफिक जॉनरा। लेकिन कमर्शियली उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं मिली हुई थी, क्योंकि लोग सुनते नहीं थे। कोक स्टूडियो हावी हुआ था हम पे, तो हम उसी तरह उसको लेके, और नो डाउट वो आपके कल्चर को एनहांस कर रहा था। लेकिन जब ये 2015-14 में जब ये पेनिट्रेट हुआ है, तो उसके बाद से कह लें बूम पकड़ी इसने, और सब जॉनराज इसके पेनिट्रेट करने लगे। इंडी में ये पहले ही हो रहा था, इंडी म्यूजिक में। लेकिन आप हाँ उसको सब जॉनरा में डाल सकते हैं इंडी के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बज रहा था, लेकिन कमर्शियली वो नहीं था। लेकिन 2015 के बाद जब समवट सुपर इटसेल्फ उसने अपना पहला ट्रैक बंदूक निकाला, तो उसके बाद से इसको एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रिव्यू है। बेसिक
फंडामेंटल जो उसका था डांस, वो हर जॉनरा में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे अगर फ्यूचर बेस हो जाए, फ्यूचर हाउस हो जाए, प्रोग्रेसिव हाउस हो जाए, ट्रांस हो जाए, टेक्नो आपके सबसे क्लीशे टर्म है, वो टेक्नो हो जा, टेक्नो हो जा। तो ये हर जगह वो एलिमेंट वहाँ, अभी तो एक नई टर्म भी आई है, IDM, इंटेलिजेंट डांस म्यूजिक। ओह नाइस। तो ये भी काफ़ी देर से है, लेकिन मुझे भी हुआ था कि अच्छा भाई ये मुझे अक्लमंद भी होना पड़ेगा नाचने के लिए। तो आप यू नेवर नो। और यकीन माने ये मेन स्ट्रीम से पहले ये अंडरग्राउंड सीन में पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर जब बड़ा प्रोड्यूसर उससे इंस्पायर होता है, अंडरग्राउंड सीन पर्टिकुलर, यार ये लड़का अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है या ये अच्छा बजा रहा है, तो उसको फिर वो मेन स्ट्रीम में ले आता है, उसके साथ या कोलैब करके या खुद ही उस तरह का कुछ ट्रैक्स बना। या हिस्ट्री में काफ़ी दफ़ा हुआ हुआ है ऐसे कि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट एक जॉनरा निकालता है और मेन स्ट्रीम उसे कॉपी करके मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट कहाँ से कहाँ वो बेचारा आर्टिस्ट वही, ओ भाई ये मेरा काम है, क्या कर रहा है। तो उसकी कोई सुनता नहीं है, जो बड़ा आर्टिस्ट है वो कहाँ का कहाँ निकल जाता है। तो फिर ये बस कह ले डिफरेंट कल्चर्स को जब मिक्स किया, क्योंकि हर कल्चर में डांस एग्जिस्ट करता है अपने तरीके से। तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ टिम्बरलैंड की, टिम्बरलैंड जब मैं छोटा था उस वक्त बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, मतलब उसकी बीट्स आप सुनते थे, आप ये कहाँ से ला रहा है, लेकिन वो हाईली इंस्पायर्ड था ईस्ट कल्चर से। उसके गाने में फ्लूट्स थी, उसके गाने में तुम्बी थी, उसके गानों में एक बॉलीवुड, उसके गानों में एक बॉलीवुड अप्रोच थी विद द फिल्स एंड जिस तरह वो चीज़ें लेके आता था। तो वो एक आउटस्टैंड कर गया वेस्ट में कि यार ये कैसे कर रहा है। और उसने इस बात को एग्री भी किया था कि जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ तो मैं एक जगह बैठ के नहीं बनाता, मैं ट्रैवल करता हूँ। और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रैवल किया और गाने बनाए, और उसके गानों में वो जो एक कह लें कि यूनिकनेस थी, एक चीज़ में फंसा नहीं रहा, वो कहाँ से कहाँ निकल गया। तो वो हैवी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। उसके उस तक तो मैं सिर्फ एक फ़ैन था, लेकिन जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसके इंटरव्यू सुने, फिर आई वाज लाइक अच्छा तो ये साइंस भी है, आपको इतना करना पड़ता है टू गेट अ न्यू वाइब। तो EDM हर पॉप में है, आपके क्लासिकल में है, हर जगह एक एलिमेंट बस आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, जो कि एक तरह से एक डिजिटल प्रोडक्शन आप अपने म्यूज़िक में ले आते हैं, जिससे वो हाँ एनालॉग से बाहर आ जाती, गिटार्स स्टफ लाइक। अब तो गिटार्स और इस तरह की चीज़ों को भी आप ट्रीट करके यू कैन मेक डांस म्यूजिक आउट ऑफ इट। ये फेरल विलियम्स की बेस्ट एग्जांपल है, जिसने एनालॉग चीज़ों से अपना डांस म्यूजिक किया बैक इन 2016 विद अ सॉन्ग कॉल्ड हैप्पी, बिग वन। एक तो हैप्पी, बहुत बड़ा ट्रैक। तो आप इसको एक खित्ते में आप बंद नहीं कर सकते। हाँ ज़ाहिर सी बात है, हम लोग जो है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा हर चीज़ को ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं उसे, कि वो आसान हो जाए समझने के लिए, लेकिन वो इतनी होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। वो तो खैर लेबल लग जाएगा ना कि ये शायद वेस्टर्न है या ये शायद बस आजकल के बच्चे सुन रहे हैं या बिल्कुल इस तरीके की। अच्छा, आपने बनाया एक तो देखो, मैं कैमरे की वजह से आप कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो समवट सुपर आया। समवट सुपर से पहले इंडस्ट्री का क्या सीन था? अच्छा हाँ, समवट सुपर से पहले एक बड़ी फनी बात है। मैं एक पटारी का नाम ले सकता हूँ? हाँ, सारे नाम ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं पता नहीं है मुझे कौन खातून याद नहीं है, पटारी के ओनर से मिला था। तो हमने ना, मैं और तला जब बैठे होते बात करते थे कि यार हमें एक एवोल्यूशन चाहिए म्यूज़िक में, हम एक जगह फंस गए हैं। तो मेरे वैसे ही दिमाग में एक ख्याल है, यार हमें ना एक और आदत चाहिए। अब तो आदत सी है, क्योंकि वो एक गाना था जिसने ना म्यूज़िक सीन को चेंज कर दिया और दोबारा म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ गया। लोग सुनने लग गए, और फिर वो ज़ाहिर बात है वो ट्रैक इटसेल्फ कितनों को इंस्पायर किया, और आज भी अगर आप देखें, अगर आप कहीं भी बैठे 5-6 दोस्त, ठीक है, अगर किसी को नया गिटार आया ना तो वो वही बजाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो मैंने तला से कहा कि यार हमें ना एक आदत चाहिए जो कि गेम को दोबारा चेंज करे। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो था ना, वो इंडी
आपके इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस के पास ही था, वो उसी को देख रहे थे और उनकी अपनी लिसनिंग थी। मेन स्ट्रीम में आप कहीं देख नहीं पा रहे थे। हालांकि मैं बड़ा ही सरप्राइज हूँ कि जो बंदूक पहला हमारा ट्रैक है ना, वो बहुत हार्ड हिटिंग था। ठीक है, नॉर्मल एक इंसान के लिए वो एक अच्छा खासा लाउड गाना था। उसमें जो की एलिमेंट था वो था पंजाबी टप्पा, जिससे वो रिलेट कर गया। उसके अलावा उसके अंदर एलिमेंट्स ऐसे नहीं थे कि आप उसको किसी शादी पे बजा दो। अब तो बज रहे उस वक्त तो वो फिर शादी पे जलील हो गया। ठीक है? लेकिन वो एक फेस्टिवल एंथम था। दैट वाज माय पर्सपेक्टिव कि व्हेन वी डूइंग अ बिग कॉन्सर्ट, तो हम उधर बंदूक प्ले करेंगे तो मैस लेवल पे लोग नाचेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो आपका गाड़ी का ट्रैक बन गया, बेस थी उसमें, एलिमेंट्स इनहांस हो गए, तो वो एक गेम चेंजर बन गया। लेकिन वो आदत नहीं था। वो एक लेवल तक गया कि उसने समवॉट सुपर को एक फेस दे दिया कि यार ये बॉयज आए हैं जो ईडीएम कर रहे हैं। और उससे पहले जो आपने जिस तरह मेरा सवाल किया, उससे पहले मुझे नहीं आता कि यार हम इस लेवल पे गए हैं कि वो बंदूक का लेवल टच कर रहे हैं। हाँ, एक बंदे का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, हमारे एनसीए का ग्रेजुएट ही है, शाहरुख, डीजे शाहरुख, शाख के नाम से बोलते हैं। तो उन्होंने 2-3 ऐसे ट्रैक्स निकाले हुए थे जो कि काफ़ी हम बॉयज़ में, जब हम एनसीए में थे तो हमें पता था यार ये ट्रैक्स काफ़ी लाइक सॉलिड ट्रैक्स हैं। उनके कोलैब थे आबदा परवीन के साथ। अच्छा। माहियार दी गरोली और इस तरह 2-3 उन्होंने ना डीप हाउस के साथ मिक्स किए हुए थे। तो वी यूज्ड टू लिसन टू इट एंड लेकिन वो फेस्टिवल वाइब नहीं थी उसकी एक बड़ी ना एक सटल अप्रोच थी। तो बस वो उसी का ही पता है हमें कि यार शाहरुख था और वो सीन करता था, और मैं उसके पास पर्सनली गया भी था कि मिलने के लिए। उससे जाहिर सी बात है मैं सीन से बिल्कुल नया था, तो एक आप थोड़े कंफ्यूज भी होते हो कि मैं क्या बात करूं या मैं किस तरह सीखने की कोशिश करूं इनसे। लेकिन इवेंचुअली मेरा उस वक्त जो मोटिव था वो कुछ और था कि मैं पढ़ रहा हूं और मैंने अपनी डिग्री पूरी करनी है। तो मैं म्यूजिक को उस तरह तरजीह नहीं दे पाया, लेकिन मुझे पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि माई सेल्फ मैं खुद एक परफॉर्मर था, स्टेज परफॉर्मर। तो म्यूज़िक बहुत मेरे करीब था, क्योंकि मैं जब वीडियो एडिट भी करता था तो नीचे मैं शशके मार के किसी तरह कटिंग कुटिंग करके म्यूज़िक सीखने की कोशिश करता था। तो लेकिन मैं उसको फुल्ली कर नहीं पा रहा था कि मैं सीख लूँ, इसको सीख लूँ। इवेंचुअली फिर बंदूक हो गया और एक बूम हर जगह, समवॉट सुपर। और मैं ये वो बात बता रहा हूँ कि अभी सिब्बी सॉन्ग नहीं आया। तो निचले लेवल पे अंडरग्राउंड सीन में हम पेनिट्रेट कर चुके थे। ओ कदे मिलदा हसी, ओ कदे मिलदा हसी, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोना, कदे मिलदा हसी। मुझे फोन करी सिब्बी सॉन्ग कैसे बना? अच्छा, हाँ, अच्छा, बड़ा ही क्यूट आदमी है। तो जब उसको नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, तो वो उसे लगा कि पटारी कोई बंदा है। कहता पटारी भाई का बहुत शुक्रिया। मैं कहा यार आप क्यूट आदमी है, इनोसेंट, जो आर्टिस्ट होता है जिस तरह का, मासूम बच्चा। और मुझे अच्छी तरह याद है, अरे भाई, मैं अपने शहर बैठा हुआ, मुझे कॉल आई मेरे दोस्त रज़ा शाह की। उसने कहा कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है। यार मैं आपको बता रहा हूँ, ये चलो खुदा का तो अपना एक स्क्रिप्ट था, लेकिन वो रज़ा के बगैर कहानी ना बहुत इनकम्प्लीट है, अगर मैं सच बात करूं, कि एक बंदे ने एफर्ट किया जी, जो कि आजकल हम नहीं करते, कितनी एफर्ट कर ली कि उसने कहा कि यार मेरा एक दोस्त है वो म्यूजिक बनाता है, मैं उसे इसका वोकल भेज देता हूँ। तो वो रज़ा का है कि और रज़ा ने उसको कहीं सिब्बी में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, अपने काम से गया हुआ है, लाइक उससे तो इस चीज़ की फिक्र भी नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा गाता है, यार इसकी आवाज़ सुननी चाहिए लोग। तो रज़ा साहब ने रातों रात मुझे उस बेचारे को तकियों में डाल के कि रिवर्ब ना आए या डिस्टॉर्ट ना हो वोकल, उसने मुझे उसका रातों रात वोकल भेजा। और उसकी सालगिरह है उस दिन लड़के की, रज़ा की, और रज़ा की सालगिरह पे उसको बुलाया गया कि यार आके ना जरा गाना सुना, इनकी बर्थडे आज। तो वो परफॉर्म कर रहा है रज़ा के सामने। रज़ा कहा कि नहीं ब्रो, तेरी आवाज़ जानी चाहिए।
तो उसने मुझे रातों रात वोकल दिया और उसका पहला वर्जन उसके उस वोकल पे बना है जो उसने सिब्बी सॉन्ग में रिकॉर्ड, ओ सॉरी सिब्बी में रिकॉर्ड किया हुआ था। अजीब सा, मतलब अब क्लियर भी नहीं है, जूम माइक पे रिकॉर्ड हुआ हुआ था, पीछे थोड़ा सा शोर भी था। तो हमने अगले हफ्ते में जब रजा वापस आया है, तो रजा ने कहा कुछ बना, हमने कहा यार ओ नो, याद ही नहीं रहा हमें। तो हमने रजा की बेसमेंट में, हमारा उस वक्त ऐसा स्टूडियो नहीं था, हम लैपटॉप से ही अपना काम कर रहे थे, तो रजा की बेसमेंट में उसके टीवी पे बैठ के हमने उसका पहला डेमो बनाया, मैंने और तल्ला ने, और साथ रजा बैठा हुआ है मेरे। तो जब हमने उसको बनाया और फिर बैक एंड फोर्थ हमने काम किया उस पर, फिर उसका दूसरा वर्जन मैंने और तल्ला ने गाड़ी में बनाया, कि तला मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं ना कोई चीज़ देने जा रहा था, तो साथ साथ कर रहा था और हम स्पीकरों पे सुन रहे थे। तो बस बनता बनता वो एक उसकी एक ऐसी शक्ल निकल आई कि वो पूरा ट्रैक बन गया। और फिर जब हमने उनको भेजा तो उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया सच, क्योंकि वो इंटायरली एक दूसरी जुबान लग रही थी एक तो, ठीक है, जो उसमें वो बातें जिस तरह कह रहा था, और थोड़ा सा बोहेमिया इंस्पायर्ड लग रहा था, थोड़ा सा। तो उन्होंने, पता नहीं अब क्या वजूहात उनको पता है, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था कि यार ये ट्रैक इटसेल्फ काफी अच्छा है। तो हम फिर उस पे बैठ गए, हमने कहा चलो अब इसको नहीं छेड़ते। डाउन द लाइन कह ले 6 से 7, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, 7-8 माह बाद पटारी वालों ने हमें दोबारा कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह एक सीरीज निकाल रहे हैं, उसमें ना हमने फलाने सिंगर्स पकड़े, तो आबिद जो है ना ये उसमें फिट इन कर रहा है, तो आप बताएं आप ये ट्रैक देंगे। तो हमने तो पहले उसको साइड पे कर दिया था, हाँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताया, तो मैं उसको परफॉर्म कर रहा था तला के साथ शोज में, ठीक है ना, तो लोग नाच रहे थे उस पर, लेकिन नोबडी न्यू कि ये यही वो गाना है जो इतना बड़ा एक गेम चेंजर बनेगा। तो उसी में ही हम लगे हुए कि हमें एक और आदत चाहिए, क्या बनाएं, क्या एक गेम चेंज करें किसी तरह, कीपिंग द डांस एलिमेंट इन इट। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इतने फलाने पैसे देते हैं, आप वो आएगा यहाँ से, ठीक है ना, उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। रजा हमारे साथ थ्रू आउट था, क्योंकि वो पूरी ईपी को देख रहा था जो पटारी कर रहा था। तो बस वो बॉय आया, उसको गाना सुनाया, ट्रेन स्टेशन पे उसको हम लेने गए, मैं और जो शॉर्ट्स म्यूजिक वीडियो में भी है वो उसी दिन किया जब हम उसे लेने गए। उसे वहाँ हमने पिक किया, गाड़ी में बिठाया और पहली दफा ना उसको वो गाना सुनाया। जो चमक उसकी आंखों में थी ना, वो ठंडक पड़ी थी। और उसमें वो म्यूजिक वीडियो वो भी शॉट है जो वो गाड़ी में बैठा हुआ है और वो एकदम से कैमरे की तरफ स्माइल करता है ना, उस वक्त वो सुन रहा था अपना गाना। तो उसको तो यकीन ही ना, क्योंकि हमने उसकी वोकल को ना काफी ट्रीट कर लिया हुआ था, तो वो थोड़ा पकड़ नहीं पा रहा था कि ये कौन है, लेकिन हम उसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये तू है। तो कहता अच्छा ये मैं हूँ, तो मैं कहा आप हैं। तो उसको फिर हम स्टूडियो लेके आए, रिकॉर्ड किया, वो भी डॉक्यूमेंट हुआ, एवरीथिंग वाज डन एंड यू नो हमने उसको वापस, उस बेचारे की अपनी बड़ी कहानी थी जो सुना रहा था, वो कभी आप उसे बुलाएं तो आप शायद फिल्टर करके बताएगा आपको, लेकिन काफ़ी हमारे जो इंडस्ट्री के बिगीज़ हैं, एक वो ज़ाहिर सी बात, क्या पता अब उनकी भी क्या मजबूरियां थी कि वो कमिट कर लेते हैं, पूरा नहीं उतर रहे, या यू नो वो इस तरह की शिट जो होती है हमारे साथ सेल्फ हुई भी है। तो बड़ा ही अफसुर्दा गया था वापस कि उसे अभी भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, सैड था काफ़ी। तो उसको मैं जितनी तसल्ली दे सकता था मैंने उसे दी कि तू टेंशन ना ले, हो जाएगा यार। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा क्या बनना है, मैं उसको अभी कहीं जा रहा हूँ कि तेरा कुछ हो जाएगा। तो बस फिर वो वापस चले गया और रातों रात जब उन्होंने उसको रिलीज़ किया है, और मेरे ख्याल से मुझे अब इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उन्होंने उसको पहला गाना क्यों रखा। मैं उनसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने जब सिब्बी सॉन्ग को रिलीज़ किया तो वो पहला क्यों था, कि वो पहला इसलिए था कि वो वीक है, या वो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिजेक्ट तो कर दिया हुआ था। पहला तो आई डोंट थिंक सो कि कोई पहला वीक पे खेल दे, मतलब अगर आप सीरीज शुरू कर रहे हैं तो आप वीक से तो नहीं कभी भी शुरू करें। हो सकता है, लेकिन अच्छा ठीक है, आपको नहीं पता इसका ठीक है ना। तो उन्होंने उसको बतौर पहला ट्रैक रिलीज किया और वो क्रेजी चले गया। मैं इसलिए सिर्फ आपको फिर बताया तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले रिजेक्ट किया था ये, और फिर उन्होंने उसे पहला करके निकाला। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने ये कज़ाफ़ी में जो हमारा वो एक थिएटर है ओपन एयर, वहाँ पे शुएब साहब की फिल्म आई थी, शुएब मंसूर साहब की
माहिरा खान की एक फिल्म थी आखिरी वाली यार, मायरा खान। वरना। अच्छा अच्छा ठीक। वरना की चल रही थी प्रमोशन, हाँ हाँ और साथ चल रहा था फेस्ट। हाँ तो हम लोग भी उसी में थे, मैंगो बस का टाइम था तो हम लोग भी उधर फिर रहे थे। तो मायरा और बाकी कुछ आर्टिस्ट वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। इट्स 2016 आई थिंक। और आबिद बिरोही की एंट्री हुई। मैंने मतलब वो पूरा ओपन एयर भरा हुआ, जिसके अंदर माहिरा खड़ी हुई है ऑन, मतलब स्टेज पे माहिरा परफॉर्म कर रही है, और फिर आबिद बिरोही आया और माहिरा खान ने ना उसको ऐसे पकड़ा, उसने कहा कि मैं पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन, वी हैव आबिद बिरोही। और मैंने ऐसे सीढ़ियों पे से ऊपर से बैठ के कहा, उफ आबिद कहाँ पहुंच गया, मतलब जबरदस्त ना यार, क्या मतलब दिस इज व्हाट यू ड्रीम। ये फिल्मी सी कहानी है ना, कि आप कहते हो कि यार मैं आपकी इंडस्ट्री, और वो मायरा उस वक्त शाहरुख खान के साथ फिल्म करके आई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही टॉप की आपकी वो इवन आर्टिस्ट स्टार है। इवन माया खान से जब मैं मिला था, उन्होंने यही कहा था कि मैं, जो मेरी इंडिया में प्रमोशन हो रही थी ना उस फिल्म की, पता नहीं क्या नाम था शाहरुख खान की फिल्म, रईस। रईस, उसकी प्रमोशन पे सिबी सॉन्ग लगाया हुआ था उन्होंने, तो उसकी वीडियो दिखा रही थी। तो आई वाज लाइक कि यार डूड दिस इज ह्यूज। हाँ, तो आबिद को तो एक प्रॉपर सही ब्रेक थ्रू मिला है, मतलब बड़ा बड़ा ब्रेक थ्रू तो मिला वही बता रहा हूँ कि जब वो रिलीज हुआ है अगले दिन, मैं आपके पास इधर नीचे जॉब करता था, तो है। ये हम इकट्ठे ही करते थे। हाँ। मेरे पास मैं मैं एकदम से बहुत शरीफ नहीं हूँ कि मैं आपके पास ही तो क्या हुआ कि नीचे अली अली बैठा हुआ, तो ये सब कुछ रैप अप हो रहा था, वो रिलीज करने ही लगे थे, तो अली के साथ मेरी बैठ लगी कि अली ने कहा कि यार मुझे नहीं लगता ये बंदूक से ज्यादा बड़ा होगा। मैं कहा अली तू इधर ही लगा ले मेरे साथ बैठ, ये बहुत बड़ा होगा। कहते चले देख लेते हैं। अगले दिन ही वो तो शिट हिट द फैन। तो अली का मुझे मैसेज आया, यार आई रिस्पेक्ट यू। वो इस मामले में तो वो यस कहता है रिस्पेक्ट यू ब्रदर। वायरलिटी की कदर जितनी वो करता है कोई नहीं करता। तो मैं कहा यार, मैं खुद सत्ते में था कि यार ये क्या हो गया, रातों रात वो एयर वाई पे है, पे जियो पे है एक लड़का ये, और ट्वीट हो रहा है, और उस जमाने में ना चाय वाला भी एक बड़ा मशहूर था। इसने कहीं कह दिया कि मैं भी चाय बनाता था, तो वो उसके साथ भी स्टोरी जुड़ गई है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही हैं, और ये वो, और कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान, ये कभी भी गिने चुने प्रोड्यूसर्स थे जिनको आप एक ख़ास लॉट में उनको अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन हमेशा से सिंगर इज़ एवरीथिंग। तो जब ये एक बैरियर सा था बीइंग अ प्रोड्यूसर, तला एंड मी, हमारे लिए था कि जो अवाम है ना, ये पीछे ड्रम बजा रहा है, पीछे गिटार बजा रहा है, पीछे बेस बजा रहा है, ये बस ठीक है, ओके जो ये है ना यही है, हीरो ही है, चलो ठीक है, ये रियलिटी हम मान लेते हैं, ठीक है ना, ये अब आपके सबकॉन्शियस पे घुस चुकी है, इससे अब मैं फाइट क्या करूं, मैं समझ रहे हैं। अब बताता हूँ इसमें वजह क्या थी, अजीबो गरीब सी सिचुएशन में आने की वजह क्या थी। सर जब आप बैंड लेके जा रहे हैं ना, तो आपके पास बैंड का कॉन्सेप्ट है, और जो पीछे लोग होते हैं वो दे गेट पेड, ठीक है ना, और सिंगर इज द वन हु सिंगिंग, पर हियर द कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट। इधर आप डीजे स्लैश परफॉर्मर है, ठीक है ना, यू आर कंट्रोलिंग द डेक, मेन हब, ठीक है ना, और जो उस पे आप सिंगर ला रहे हो ना, वो एक डिफरेंट एंटिटी है, लेकिन वो बैंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इधर, ठीक है, क्योंकि मेन शो जो मार रहा है ना, वो तो डीजे मार रहा है, सिंगर का बस एक पार्ट है जो उसने प्ले करना है, इट्स वन ऑफ द मेनी पार्ट्स। एग्जैक्टली। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना डीजे स्लैश परफॉर्मर का, क्योंकि वो डीजे स्लैश प्रोड्यूसर भी है, वो अपने गाने खुद भी बना रहा है, तो जो वो शो सोलो मार रहा है ना, तो वो शो उसका है। अब अगर उधर आप सिंगर लेके आते हैं और इक्वली वो अब रिस्पेक्टफुली वो मशहूर हो चुका है, तो इधर आके जो वाइब है ना वो क्लैश कर जाता है कि यार अब इसका शो है या इसका शो है। अब आपका वेंडर या जो आपका प्रमोटर है वो तो उसको इस तरह ही देखता ना कि मैंने किसको बुलाया, इसको बुलाया है ना, तो अच्छा अब एक फिट एंटिटी आके आप दरमियान में खड़ी कर दें, तो अब वो बैंड वाला कॉन्सेप्ट साइड करके अब देखें, क्योंकि वो डीजेस भी है, परफॉर्मर है, वो इटसेल्फ एक एंटिटी है जी। तो इधर वो सिंगर और प्रोड्यूसर्स का एक
छोटे लेवल पे ही उस वक्त हम इतने बड़े लेवल पे नहीं थे, क्योंकि जो बाहर हो रहा है वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। पाकिस्तान में तो हम फिर जुगाड़ निकालते हैं कि अच्छा क्या करना है, अब तो एक सिचुएशन बन गई है। तो उस जगह पे आके वो क्योंकि एवरीवन वाज लाइक कि आबिद आबिद आबिद, और हमारे लिए वो मसला नहीं, क्योंकि हमने गाने बनाने हैं यार, हमने कोलैब्स करने हैं। उससे कि हमारा सिर्फ मेंटालिटी मेरी और तला की ये थी कि हमने वी जस्ट नीड टू मेक न्यू म्यूजिक, और हम उससे बाहर फेंके, वो छोटा हो बड़ा हो, म्यूजिक अच्छा हो, दैट्स अबाउट इट। एनर्जी हाई हो, रॉ एनर्जी हो, ठीक है ना। हमने कोई ऑल्टर स्टेट वाले बंदों के लिए म्यूजिक नहीं बनाना जो शराबें या चर्स लेके आए हुए, और हमने उनके लिए नहीं बनाना, हमने रॉ एनर्जी के लिए बनाना है कि वो बंदा बिल्कुल अपने सिंपल माइंड सेट में है और उससे एनर्जी चाहिए, उसे जिम करना है, उसने कहीं भागना है, उसने उसका दिल कर रहा है आज नाचने, तो हमने तब म्यूजिक उस बंदे के लिए हमने म्यूजिक बनाना है। और जाहिर सी बात है बाकी फिर आ ही जाते हैं, उसी लॉट में आ जाते हैं। बट दैट्स ब्यूटीफुल ना कि आप म्यूजिक को लिमिट नहीं कर रहे, जो म्यूजिक आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो स्टेट होती है ना माइंड की, उस वक्त जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ना अदिल भाई, आप जब कहें कि मैंने आज हिट गाना बनाना है, उस दिन हिट गाना नहीं बनता। हिट गाना ऐसे नहीं बनता आज मैं हिट गाना बना ठीक है ना। हाँ, हार्ड एंड फास्ट उसके रूल्स होंगे कि यार उसके कोई चेक एंड बैलेंस होगा कि आपने अच्छा ये एलिमेंट रखना है, ये एलिमेंट रखना है, और ये चल रहा है आजकल, वो हिट गाना चल रहा है, लेट्स लाइक स्टे क्लोज टू इट, की चेंज कर देते हैं, स्केल चेंज कर देते हैं, पर लेट्स स्टे, ये आजकल यही हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा उस वक्त माइंडसेट बहुत रॉ था, ठीक है ना, और हमने वो एनर्जी को वो, क्योंकि मैं बीइंग माई सेल्फ अ परफॉर्मर, मैंने स्टेज पे जब भी डांस किया तो मैंने हमेशा म्यूज़िक इस तरह का रखा जो मुझे समझ में आती थी, एनर्जी आई रहती थी, तो वही एलिमेंट्स मैं अपने म्यूज़िक में ना डालने की कोशिश करता था कि यार अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है वो रॉनेस और वो सारी चीज़ें समवॉट सुपर को अपलिफ्ट कर रही थी। तला और मैं उसको बड़ी केयरफुली, उसको सिलेक्टिव, हम ये भी नहीं कर रहे थे कि अन्य वो गाने ही छोड़ी जाए, बस निकाली जो निकाल, जब दिल करता था ना तब हम बैठ के म्यूजिक बनाते थे। ये भी अच्छी चीज। और आपके YouTube पे वो वाला हिसाब नहीं है कि आ रहा है बस आई जा रहा है। और हमारा क्योंकि हम दोनों की मेंटालिटी बहुत म्यूजिक सेंस में ना एक जैसी थी कि अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ ना तो तला को पता होता था कि उसका अगला हिस्सा कैसा होगा, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा होता था। ये हमारे पहले ट्रैक पे ही केमिस्ट्री जुड़ गई थी कि वो भी समझ गया था मुझे, मैं भी समझ गया था। तो बस फिर आबिद वेंट क्रेजी ही ह्यूज हो गया। फिर हमें ये भी नहीं था कि हम कहते थे कि यार पाकिस्तान में ना टैलेंट की कदर नहीं है। हम पहले इससे पहले ये कहते रहते थे जब ये नहीं हुआ था कि यार टैलेंट की कदर नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है। अच्छा अब उन्होंने हमें ना लक्स पे बुला लिया। अब मैं और तला एक दूसरे को देखें, यार टैलेंट की कदर तो है हमें बुला तो लिया है, हम क्यों अब इस जगह पे खड़े होके कहें कि यार ये कदर नहीं करते। उन्होंने हमें बुलाया है, उन्होंने हमें अवार्ड दिया है, ठीक है ना। उन्होंने आतिफ असलम हिमसेल्फ लाइक सबको बुलाया जो यंग लॉट आ रही थी, उनके साथ परफॉर्म करवाया। तो वो तो अब हर चीज़ कर रहे हैं, अब हम इधर क्या कंप्लेन करें। सो आई वाज टोटली फाइन विद इट। उससे पहले एक ऐसा इवेंट हो चुका था जिसकी वजह से ना एक समवॉट सुपर को बैकलैश आई हैवी। अदिल भाई आई कांट इवन टेल यू, हम होमोफोबिक पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब से नाम से डाल दिए गए। भाई ये तो टर्म्स हमने कभी पढ़ी, मैंने तो उससे पढ़ी भी नहीं थी ऐसी टर्म कि यार ये इस तरह की अजीबोगरीब सी बातें। आई विश मैंने उससे स्क्रीनशॉट्स ले लिए होते कि जिस नामों से हमें बुलाया जा रहा था। वजह सिंपल सी थी, हमें एक अवार्ड शो पे बुलाया गया और हमें अवार्ड नहीं मिला। अब जब हमें अवार्ड नहीं मिला तो हम डिसअपॉइंटेड वापस आ गए। हमारे ही किसी दोस्त ने ना वीडियो लगा दी और उसमें ना उसने कहा कि समवॉट सुपर तो यू नो इनकी गेम इतनी अच्छी है, इनको आप कैसे अवार्ड नहीं दे सकते। आई डोंट नो अदिल भाई, शायद गलती मेरे एंड से थी या तला के एंड से थी कि हमने उसको अप्रिशिएट कर दिया जो बॉय बोल रहा था। फिर एक ख़ास खित्ते ने हमारी जो बजाना शुरू की। अब वो खित्ता आज तक हमारे साथ यू नो सही नहीं रहा इस मामले में, क्योंकि हम बहुत कमर्शियल चीज़ बना रहे थे और वो थोड़ा सा यू नो डिफरेंट थे। तो बस उसके जब बैकलैश आई, दैट वाज द मोमेंट जब मुझे हुआ कि यार ये तो बड़ा यू नो ये तो लॉबी बनी हुई है, अजीबोगरीब सी एक लॉबी है जिसमें हम फंस गए आके। तो हाँ उसमें गलतियाँ मेरे से भी, मुझे भी कुछ नहीं लिखना चाहिए था चीज़ें, क्योंकि यू नो वंस यू आर आउट देयर ट्रीटेड एज अ यू नो सम
something as a celebrity or you know as a producer or a known identity, आपको लगाम थोड़ा रखना सा, चाहिए। तो इसकी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी या मैं उसको सही तरह केयरफुली हैंडल नहीं कर पाया, तो मुझसे भी कुछ ऐसी चीजें निकल गई मुंह से जो कि इतनी भयानक नहीं थी जितनी भयानक आ रही थी। हाँ समझे वो आप? आई कैन इमेजिन। सही है ना, तो हाँ। तप भी थी एक, तो मुझे रिएक्शन नहीं देना चाहिए था उस चीज़ का। तो बाद में हमने फिर रिएक्शन देना छोड़ दिया था कि यार हम इसको क्यों गंदा करें, हम हाँ। मासूम से बच्चे हैं दो हाँ। जो सिर्फ म्यूजिक बनाना चाहते हैं। हाँ, तो बस फिर उसके बाद से यू नो आपको क्लियर विजन आपका क्लियर होने लग जाता है कि अच्छा कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको नहीं पसंद करता। और आपने इस चीज़ को, मैं थोड़ा सा इस लिहाज से टची बंदा हूँ कि इमोशनली मैं ट्रिगर जल्दी हो जाता हूँ कि अगर मुझे कोई हेट भी दे, मेरा रिएक्शन टाइम बहुत तेज़ है। यू नो मैं ऐसे जाता हूँ लेकिन मैं वैसे ही फ़ौरन वापस आ जाता हूँ एग्रेशन में भी, और यू नो तो फिर केयरफुली उसको फिर मैंने और तला ने उसको मैनेज किया। अपनी हमने बड़ा क्लियर रखा अपना स्टांस, क्योंकि हमारा एक ऐसा म्यूजिक है जिसमें ड्रग्स तो भाई साथ जैसे जेब में नहीं होते हाँ, कि मैं अगर कहीं हाँ। प्ले करने जा रहा हूँ ना तो मेरे जेब में कुछ तो है। हाँ। सही है, मैं नशे में हूँ। नहीं नहीं, ये क्लियर कर दो कि ये कॉन्सेप्ट है। उन लोग कहेंगे हैं अच्छा यार किधर पार्टी हो रही है, हमें भी बुलाओ। यार यकीन माने आदिल भाई, अगर मैं कहीं जाता था ना, मुझे बंदा कहता और बता यार कहाँ पार्टी हो रही, मैं पार्टी वाला बंदा ही नहीं हूँ यार। मैं तो बड़ा एक इंट्रोवर्ट सा बंदा हूँ जो बस लैपटॉप में बैठ के म्यूजिक बनाता हूँ। मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं किसी से नहीं मिलता। ये नहीं कि मेरी अना बहुत है, मैं बस खुद में रहने वाला आदमी हूँ। मैं परफॉर्म करता हूँ, इवन तला हम परफॉर्म करते हैं, हम घर आकर रोटी खा के सो जाते हैं। सही है, मेरी कोई आफ्टर पार्टी नहीं है। समझ रहे हैं? मैं इस तरह का आदमी हूँ। तो वो जो कॉन्सेप्ट था ना लोगों के दिमाग में, बीइंग अ डीजे परफॉर्मर और यू नो ईडीएम प्रोड्यूसर, वो बहुत डिफरेंट था। तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोग थोड़ा सा, नहीं? वो नो डाउट कि आप तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ, ड्राई हो ना। एग्जैक्टली ड्राई, द वर्ड इज ड्राई। यस, आई तो सबसे ज्यादा ड्राई इंसान। तो उस्ताद क्या हुआ कि परफॉर्मेंस होनी, हमने परफॉर्म करना, यू नो लोगों ने पढ़ जाना और यू नो आओ यहाँ चले वहाँ चले, ये चलते हैं। हम उस तरह के इंसान नहीं थे, यू नो हम जाके बस यार सुकून चाहिए क्योंकि अगले दिन उठ के वी नीड टू मेक समथिंग न्यू, फ्रेश माइंड के साथ। आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है इस तरह की फील्ड में। अगर आप उसमें नहीं है तो आप ज़ाहिर सी बात है आप कोई ड्रॉ नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या चीज़ बनानी है, किस तरह बनानी है। तो बस कह ले मैं किस जगह पे था, मैं बात ही भूल गया, मैं किस जगह से आ रहा था। ड्राइनेस। हाँ, ये जो नशे का कॉन्सेप्ट आप मुझे बता रहे थे, ये जो नशे का कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये शाना बशाना ईडीएम के साथ, क्योंकि एक माइंडसेट डेवलप हुआ था, क्योंकि जो इस जॉनरा को जानते थे ना वो इस तरह की चीज़ों के बहुत करीब थे। ठीक है ना। और जब एक ऐसा इंसान आता है जिसने ये कभी किया नहीं हुआ और जब वो फिट इन होने की कोशिश करता है तो जाहिर बात है उसको मुश्किल आती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं हम ऑल्टर स्टेट में जाके नहीं बना रहे, ये हम अपने नॉर्मल स्टेट में बना रहे हैं। तो मुझे ऑल्टर स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है इस तरह का म्यूजिक बनाने के लिए। समझ रहे? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों की मेंटल स्टेट कहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल exactly. मतलब अगर तुम लोग नॉर्मली यहाँ बज रहे होते हो बगैर कुछ किए। एग्जैक्टली। अब अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक ब्लू पिल है, ठीक है ना, ब्लू पिल खा के ही मुझसे एक ऐसा ट्रैक बन रहा है तो मैं हमेशा एक ब्लू पिल लेके वो ट्रैक करूंगा। अगर मैं उसके बगैर वो चीज बना रहा हूँ तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, और जिसको है वो करे, जिसको नहीं है। एग्जैक्टली। तो हाँ, अगर मैंने एक्सपेरिमेंट करना है या मैंने खुद को तलाश करना है तो मैं वो खा के बना के कुछ और बना सकता हूँ, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है, जैसे उसकी पर्सनल चॉइस है कि उसने ब्लू पिल लेनी है कि नहीं लेनी। ठीक है। तो ये हमें, क्योंकि जो हमारा लिसनर था ना दिल भाई, वो यंग लॉट थी, वो वेरी कर रही थी फ्रॉम 11 to 20। ठीक है। हाँ, इससे वेरी यंग, और बेशक उससे ऊपर भी थे, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि मैसेज गलत ना जाए उनके पास, कि क्योंकि हम इतनी थिन लाइन पे खड़े हुए हैं कि थोड़ा सा हमने इमेज ये दिखाया ना तो इट्स ऑल गॉन। And it happened in the world कि आपने किसी ऐसे मतलब ऑब्वियसली सेलिब्रिटी को एडमायर करना शुरू किया है और वो बहुत बिग स्टार बन गया और उसके बाद उसका लाइफस्टाइल लोगों ने कैरी करना शुरू कर दिया जो कि ठीक नहीं है।
एग्जैक्टली क्योंकि वो उसकी सेटिंग में तो रह नहीं रहे ना, वो बेचारे तो आम जिंदगी में रह रहे हैं। ऊपर से ये हमारी प्रायोरिटी नहीं था ऐसा, बस एक आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है। इसको फेक नहीं कर रहे थे हम कि हम हाँ। उधर कुछ कर रहे हैं और इधर कुछ कर रहे हैं। हाँ। ये एक बस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी फैमिली है पीछे, यू नो मैं तो बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज़ कर रहा था जो मेरी फैमिली ने, जो जिस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग थी या मेरी अपब्रिंगिंग थी, क्योंकि उनको पता था शुरू से कि यार ये बच्चा पढ़ नहीं सकता ठीक है ना, क्योंकि इसको जो पढ़ाते हैं ये फेल हो जाता है, तो इससे क्या कराए कि ये कुछ खुद कर ले कुछ। तो माय ग्रैंडफादर वाज द वन जिसने कहा कि यार इससे ना ये, क्योंकि मैं उनको ड्राइंग्स बना के दिखाता था अपने दादाबू को कि यार दादाबू आज मैंने ये बनाया, तो उनको हमेशा से आंख थी कि यार ये बच्चा ना आर्ट में जा सकता है। तो इवेंचुअली उनका डिसीजन था कि फिरोज प्लीज पढ़ना छोड़ दे, तू ना कहीं ऐसे जा तू इसको और ज़्यादा बढ़ा सके। तो बस उनकी बदौलत मुझे फिर मैं इस चीज़ में पड़ गया। और यकीन माने अदील भाई, मेरे ग्रैंडफादर थे जिन्होंने मुझे पहला टर्न टेबल लेके दिया था। अब मेरे दादाबू को क्या पता ये क्या चीज़ है, उनके लिए तो ये टुनटुना है, ठीक है ना। और वो भी जो मेरे दादाबू जिस चीज़ों से मुतारिफ थे, वो गिटार था, पियानो था, वो तो मेक सेंस करता है कि अच्छा ये मुझे पता है ये क्या है। ये तो उनके आइडिया में भी नहीं था कि एक पूरा टर्न टेबल ले आए, डीजे सेट उठा के बच्चा। तो मैं दादाबू से कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, कहते हैं आप ये सीख लेंगे फिरोज। मैं कहा जी दादाबू मैं सीख लूँगा। कहते फिर चलो इससे ना, और मैं भूल गया उनको बता के कि मैंने ये लेना है। वो आए मेरे पास कि फिरोज आपने कोई चीज़ नहीं लेनी थी। मैंने कहा मैं क्या लेना था, क्या आप कह रहे थे कोई आपको डेक चाहिए। मैं कहा हाँ याद आ गया। फिर मैं वो लेके आया, उनको मैंने दिखाया है, उन्होंने कहा मुझे चला के दिखाओ। मैंने चला के दिखाया उनको, हालांकि मुझे भी नहीं आता था, कोई सेंस नहीं बना रहा था मेरे लिए, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था कि लोग इस्तेमाल कर रहे। विद इन 3 days ना अदिल भाई मुझे पहला गिग मिल गया मेरा। अब जब मुझे मेरा पहला गिग मिला ना और मैं उस जगह पे गया हूँ परफॉर्म करने, तो ना मुझे उसका अलिफ लाम नहीं पता था कि ये कैसे चलता है। अलिफ बे होता है वैसे। ओह सॉरी अलिफ बे, सॉरी मेरी उर्दू बहुत ही अच्छी है। मुझे ना अलिफ बे में लाम वर्ड चला गया, खैर मुझे नहीं आइडिया था। मैं वहाँ चले गया, अब लोग मेरे इर्द गिर्द ना मेरी शक्ल देख रहे हैं कि ये क्या करेगा अभी, और मुझे सेंस नहीं बना रहा था कि मैं इसके साथ गया। बहरहाल मुझे एक चीज़ का पता था, क्योंकि मैं फिल्म से मेरा बैकग्राउंड था, मैं 3rd ईयर में पहुँच चुका था। तो ट्रांजिशंस जो होती हैं ना ट्रैक्स में, तो जब आप एडिट कर रहे होते हो ना, तो नीचे आप म्यूजिक जाहिर सी बात है रख रहे होते हैं, तो आप ट्रांजिशंस कर रहे होते हैं म्यूजिक टू म्यूजिक। आपने इस इमोशनल पार्ट के लिए इतना इमोशनल पीस बनाया, अब थोड़ा एग्रेशन आना है, तो आप एक ट्रांजिशन देंगे एग्रेशन में कि एक अब्रप्ट जंप ना लगे। तो उसकी मुझे सेंस थी, तो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने म्यूजिक में उस टाइम कि मैं जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जा रहा हूँ ना, तो मैंने अब्रप्ट झटका नहीं देना ऑडियंस को। आई हैव टू लाइक टेल देम अ स्टोरी। तो वो फिल्म मेकर वाला पर्सपेक्टिव मेरा म्यूजिक में आ गया। ठीक है। और म्यूजिक मुझे सिर्फ मेरी एडिटिंग की वजह से आया क्योंकि मैं एडिट करता था। मेरी कह ले 3 साल में मुझे इतना पता लग गया था कि फिरोज तू कैमरा हैंडल अच्छा नहीं करता, ठीक है, लेकिन तू एडिट प्रॉपर हैंडल कर लेता है। तो उस एडिट कट्स की वजह से ना मुझे म्यूजिक अरेंजमेंट का पता चला, तो उसकी अरेंजमेंट मैंने अपने ट्रैक में क्या रखनी है, क्योंकि टेक्निकली एडिट टेबल आपकी अरेंजमेंट होती है, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, कौन सा इफेक्ट कहाँ आएगा, कौन सा डायलॉग किस तरह किधर कहाँ। तो वो सेंस जब मैंने अपने म्यूजिक में डाली ना, तो मैं अरेंजमेंट मुझे समझ आ गई। तो इसी तरह जब मेरे सेट्स थे उनकी अरेंजमेंट मुझे समझ आ गई, ट्रैक प्लेसमेंट्स की मुझे समझ आ गई, ऑडियंस रिएक्शन और एक्शन, जो आप एक्शन देते हो रिएक्शन देती है, ये मुझे एज अ परफॉर्मर ही पता था कि जब मैं डांस करता था एनसीए में, तो आई नो कि मैंने किस पार्ट पे मुझे ऑडियंस का रिएक्शन चाहिए। ठीक है। ये तो वो सारा मेक सेंस कर रहा था मुझे। सारे राती सो गए मुक गए तो खेर गए पीछे कुआरे, दिन नहीं लगदा मुख तक बिना सो गए आशिक सारे। रात ते दिन दोवी एक हो जावन, दिन विच गिनिए तारे, दिन विच गिन गिन हो गए खज्जल कमली आखन सारे। सारे राती सो गए मुक गए तो के रह गए पीछे
कुंवारे बना, हम अब काफ़ी लंबी हमारी कॉन्वर्सेशन होती जा रही है, लेकिन कुंवारे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है ना। हाँ। मैं इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है कि मुझे याद है, मैंने फ़ोन किया तो मैं एक दिन मैंने कहा यार कुंवारे मैंने सुना, हाँ। तो मुझे था कि खुश हो गए, आगे से कहोगे कि अच्छा यार अदील भाई आपको कैसा लगा, तुमने आगे से कहा यार अदील भाई साल पहले का गाना है। अभी इंडिया चला गया तो सारे मुझे फ़ोन कर करके मुबारकबादें दे रहे। मैं कहा अच्छा मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं कहा मैं तो जहाँ जा रहा हूँ मैंने वहाँ सुना है। मैं कहा और मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं 3-4 जगह बेसिकली दिन में 1-2 दिन ऐसे हुए कि कुछ मेरा एक आधा शूट था, कहीं पे मीटिंग थी, कहीं पे किसी बंदे से मिला, मैं जहाँ जा रहा हूँ कवारे बज रहे हैं। मैंने तो उस चक्कर में फ़ोन किया, पर मुझे पता चला अच्छा गाना पहले आया हुआ था, लेकिन अब ज़रा दुनिया को पता चल गया। लेकिन ऑब्वियसली यू टोल्ड के योर फादर लव्ड इट, यू वर रियली सैटिस्फाइड। जैसा गुस्सा आपका था वैसे ही गुस्सा यासिर का भी था। जब मैंने अगले दिन यासिर को आगे बताया, यासिर का आई न्यू इट, ठीक है कि अब हिट हो गया, तो वो उसका भी वही था कि मैं बहुत पहले से इसको सबसे अच्छा मैसेज यासिर का था जब गाना मैंने रिलीज किया था ना। सबसे अच्छा मैसेज यासिर का आया था कि उसने अप्रिशिएट किया था और डिटेल पे उसने मुझे बताया था कि यार ये पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वो वाली वाइब दे रहा है, और वो ही मेरी इंटेंशन थी कि मैं उस तरह की सीन में जाऊंगा। तो यासिर उस टाइम पे उसी रात जिस दिन मैंने गाना रिलीज किया मैसेज आ गया था कि फिरोज यार ये तूने गाना बहुत कमाल बनाया। अफसोस हद का था, मतलब ये ऐसा नहीं था अदिल भाई कि मैंने इससे पहले कोई हिट गाना दिया नहीं हुआ था। मैंने 2 अच्छी खासी मेरी पीछे हिस्ट्री थी, तो इसको इस तरह एप्रिसिएशन मिलना मेरे लिए बड़ा ही अजीब था कि यार ब्रो नहीं ऐसा ना करो, क्योंकि मैं इस गाने से ना, क्योंकि जब ये रिलीज़ हुआ था ना, मैंने, रेशम ने और जो हमारा डायरेक्टर था हमने बड़ी जान मारी थी। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि लोग पसंद करेंगे, एक नई वाइब बनेगी, इतनी अच्छी आवाज़ है उस लड़की की, तो वो फीडबैक नहीं आया। उसके बजाय आपको ना हेट आ रहा है अजीबो गरीब सा, कि हमें हर उस बड़े आर्टिस्ट का सस्ता वर्जन बना दिया गया, सस्ता फलाना, सस्ता ये, सस्ता वो, सस्ता वो। चलो ठीक है यार, सलाम है तुम्हें कि तुम हमें सस्ता कर देते हो, लेकिन जब वो गाना वहां से फिर के आया है तो एवरीवन इज, तो हम महंगे हो गए एकदम से। ये क्या मतलब, तुम्हारी क्या सोच क्या है तुम्हारी, मुझे बताओ ना, क्योंकि मैं एट द डे एंड गाना तुम बना रहे हो ऑडियंस के लिए, क्योंकि आज दुनिया तबाह होगी, ऑडियंस नहीं, तुम किसके लिए बनाओगे? ये जो आर्टिस्ट कहते हैं ना मैं अपने लिए गाना बनाता हूँ, ठीक है बनाता होगा, लेकिन एट द एंड तुम्हें एप्रिसिएशन तो चाहिए ना लोगों की, ताली तो चाहिए। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ इस जगह पर कि यार ये क्या सीन है। आपने भी मुझे फ़ोन किया, मुझे और बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने फ़ोन किए कि अब आप कुछ इस तरह का और बना दें, इस तरह का कुछ ऐसा कर दें। सबसे बड़ी एक चीज़ हो गई है, आप कह रहे हैं अच्छा उसका प्रोसेस अगेन कुंवारे इज बेस्ड ऑन समथिंग ओरिजिनल। वो आपने ऐसा तो नहीं सोच के बनाया था ना कि इस जैसा बनाऊंगा। बिल्कुल जी, यू मेड इट एन ओरिजिनल सॉन्ग। अब समबडी इज कमिंग, इस जैसा एक और बना दे। एग्जैक्ट। और आप यकीन माने उसके जो उसका मेन कोरस के बाद जो ब्रिज के बाद जो ड्रॉप आता है ना, वो तमिल जुबान में बताया था, मैं बड़ा हैरान हुआ। तो वो मैंने चॉप अप करके उसको इस तरह का बनाया था कि वो एक अच्छा एक एलिमेंट ऐड हो जाए। तो अब वो सारे, अब एवरीवन वाज लाइक कि इस तरह का कुछ, क्योंकि ये बात झूठी नहीं है, ये बात सच है। प्रोड्यूसर का अगर कोई गाना हिट हो जाए ना, तो वो उसी फॉर्मूले पे और गाने बनाता है, जस्ट टू स्टे इन लाइमलाइट एंड अपनी ऑडियंस को और बड़ा करने के लिए। लेकिन इस जगह पे मैं उस जहाँ कुंवारे जहाँ हिट हुआ है, उससे पहले मैं डिफरेंट फार्मूलाज पे मैं और तला हिट दे चुके थे। So you were तो easy. मैंने उनको शुरू से कहा था कि हमें डब्बे में बंद ना करें। आपकी जो एक है कि यार वो तो फलाना ऐसा ही करता है। मैंने मिट्ठू दोंदा क्यों बनाया था, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉनिक में डाली जा रहे थे, डांस म्यूजिक में डाली जा रहे थे, डिस्कुम डिस्कुम में डाली जा रहे थे। अब समझ मैंने उनको ये कहा था कि मेरा जो दिल करता है मैंने बनाना है, तो आप मुझे लेबल क्यों कर रहे हैं? ये सबसे पहले बड़े आर्टिस्ट की बात कर लें, स्क्रिलेक्स की अगर मैं एग्जांपल ले लें, स्क्रिलेक्स को अवार्ड मिला बेस्ट डबस्टेप एल्बम पे, ठीक है ना, कि आई डोंट नो ईयर क्या था, तो वो अपने आप को कहता था कि ब्रो मुझे डबस्टेप प्रोड्यूसर क्यों बना दिया गया, मेरा जो दिल करता है मैंने बनाना है, आपने मुझे उसी खित्ते में डाल दिया है, समझ रहे हैं ना। तो इससे पहले वो एक रॉक इमो रॉक बैंड में था। तो ये अवाम हमारी, इनको ये समझना होगा कि आर्टिस्ट किसी भी फेज में जाके किसी तरह की भी चीज बना सकता है जो उसका दिल करता है। अब हाँ वेरी करता है, क्या एक फलाना आर्टिस्ट उससे खुश है तो वो वही बनाता रहेगा, लेकिन इधर वो हिसाब नहीं है, जो दिल में आता है, जो दिल को और दिमाग को सही लगता है वो उसी में फिर
उसको उसी में ग्रोथ है सेल्फ बीइंग की, समझ रहे, खुद की जो ग्रोथ है ना वो इसी में ही है कि आप रिस्क लें अपने म्यूजिक के साथ। नो डाउट वो फेल हो सकता है, लेकिन उसमें जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो उसका कोई वो नेमुल बदल नहीं। एग्जैक्टली तो मैं हमेशा इस पे बिलीव करता हूँ कि जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ ना तो मैं ऐसा नहीं होता कि सर मुझे सारा पता है मैं भी उतना ही लॉस्ट हूँ जितना तुम मेरे साथ बैठ के लॉस्ट हो जब हम एक नए जॉनरे में जंप इन कर रहे हैं, क्योंकि इधर बहुत जल्दी आपको जज कर लेते हैं, यार इसको तो पता ही नहीं है या इसको तो नहीं अंदाजा। सर नहीं, यकीन माने उसको पता है, वो फिगर आउट कर रहा है, और जब उसने कल नहीं आना आपने आ जाना उसके पीछे कि सर मेरा भी बना दे। बिल्कुल ठीक है, आप सीख रहे हैं ना, एक लर्निंग में है ना। तो मेरे लिए कंपटीशन लिटरली एक छोटा सा 11 साल या 12 साल का बच्चा भी है जिसको अभी नहीं आता और वो सीख रहा है, और उसने सर अगले 5 साल में सीख जाना है जी, और उसने फिर आपने उसको देखना और उसने वहां होना है। सही है? तो मेरे लिए इवन अ 50-year-old प्रोड्यूसर और अ यंग किड जो भी सीख रहा है मैं उसकी भी कदर करूंगा, क्योंकि क्योंकि हम इतने इम्पेशेंट हैं कि हम फारिग मेरे लिए वो फारिग नहीं है, मैं उसका उतना ही बर्डन लूंगा जितना वो मैच्योर होके होगा। बेहतरीन। अच्छा मुझे ये बताओ एक आखिरी क्वेश्चन एंड फॉर द ऑडियंस आल्सो, आज का इंटरव्यू बड़ा एक स्पेसिफिक सी डोमेन में रहा है फिरोज और मैं, बहुत पुराने एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी रह गई हैं, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा करना चाह रहा था वो था फिरोज का म्यूज़िक। अभी और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फिरोज मेरे साथ NCA में मेरा क्लास फेलो भी रहा है जब मैं भी लाहौर में आया था और ये फैसलाबाद से आया था, और बड़े फर्स्ट डे की हमारी मुलाकात है, सो वो भी एक साथ है। फिर डांस का भी एक पूरा एक चैप्टर है, इसके अलावा पोइट्री में और बाकी चीज़ों में जो इसकी दिलचस्पी है या जो काम वगैरह कर रहा है। मैंगोबाज में हम दोनों को इस तरह आए, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि वो फिर हम अगली नशिस्तों में ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं कि हमने फिल्म बनाना कैसे सीखी थी और हमने कैसी कैसी फिल्में बनाई थी जो आज पढ़ाई जा रही फिल्म स्कूल्स में कि ऐसी फिल्में नहीं बनानी। ठीक है, जिस किस्म का काम हम करके आए बाकी बिल्कुल ही लैदा, वो एक अलग लेजेंडरी हमारी स्टोरीज है। लास्ट जो बस मैं जो पर्टिकुलरली जिस चीज़ पे आना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ को मैंने आज थोड़ा सा हमने इंटरव्यू में भी ज़्यादा डिस्कस किया है, कई आर्टिस्ट के साथ आपने कोलैब किया है, बिल्कुल उसमें अली गुल पीर भी है और भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है वो ये कि नए फेस को सही आपने एक अल्लाह की तरफ से है, आपकी मेहनत है, उनका नसीब है, जो भी कहें, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपके साथ एक चलती है कि जैसे आबिद बिरोई भी है, शम्स भाई भी हैं, रिशम भी है। मैं आपका चैनल अपने इस वीडियो के अंदर कर दूंगा, ठीक है, मेंशन भी कर दूंगा, आपके हैंडल्स भी मेंशन कर दूंगा। जो म्यूजिक बनाने वाले हैं, कोई अपने आप को इस वक्त कहीं पे बैठा हुआ ये कर सकता है कि वो आपको राब्ता करे आपके अगले कामों में, आगे इरादों में, ऐसा कुछ है? व्हाट आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर? बिल्कुल ठीक। अच्छा, पिछले 21 हो गया ना, 7 साल में आपने जिस तरह का है काफ़ी कोलैबोरेशन, यंग लॉट भी आई, लेकिन सर अदिल भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, अगर मुझे मैसेज करना है आई एम देयर फॉर देम, आई एम राइट। मैं हर किसी को जवाब देता हूँ, मेरी कोशिश होती है ऑनेस्ट उनको ओपिनियन दिया जाए उनकी आवाज़ पे। सर 2 तरह के लोग आते हैं, एक लोग वो होते हैं जो वाकई नेचुरल और रॉ और उनको कुछ चाहिए नहीं, एक होते हैं जो सिर्फ सीन के पीछे होते हैं, सीन वाले सॉरी फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो और ये अगर वो बोलने भी ना पता चल जाता मैं इतना खामोश आती हूँ कि मुझे पता लग जाता है ठीक है, इनका क्या आउटकम ये क्या चाहते हैं। जो यंग लॉट है, जो वाकई मेरे पास 2-3 और बॉयज मेरे पास, मैं एक और लड़की का भी मेंशन करूंगा, एक लड़का है आबिर मैन, ये इस वक्त बैठा हुआ है सिंध में लाड़काना में बैठा हुआ। मैं ना उस बेचारे का गाना कंप्लीट नहीं कर पा रहा, वो पिछले 2-3 साल से ना पेंडिंग है, ठीक है ना। तो अब वो लड़का मुझे मैसेज करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीइंग अ प्रोड्यूसर यू नीड टू अर्न, यू नो डू स्टफ, लेकिन इफ देयर इज अ वॉइस जो कि वाकई जो सोचती है कि यार आई नीड टू डू दिस, या उसमें ये एलिमेंट्स डालने हैं या इस तरह, दे फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। मैं फ़ौरन उनके साथ अगर आवाज़ में वो रॉनेस और कवर्स ना हो,
एंड original लैंग्वेज की भी कोई बंदिश नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, आप नहीं। बलोची में, पश्तो में, सिंधी में, बस आपकी वो म्यूजिकलिटी अगर मिल गई बिल्कुल बिल्कुल तो आई एम अप फॉर इट यार। मैं तो हमेशा नया म्यूजिक इज वो आप उसी के लिए आप जुस्तजू कर रहे होते हो कि अगर आपको कुछ नया एलिमेंट मिल जाए जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हो, और कोई आइडिया नहीं है कब वो अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम का वो चीज़ बन जाए। जैसे अब आप देख सकते हो एफ्रो लैटिन और लैटिन म्यूजिक हर जगह, इवन द ब्राजीलियन झोल इज एवरीवेयर। अब जाहिर सी बात है कि वो इंडिया पहले करेगा तो आपको समझ आएगी। तो बेहतर ये नहीं है डायरेक्ट ले लो यार, हम अगर इंस्पायर हो रहे हैं तो हम क्यों ना उस पे ओरिजिनल से हो जाए। ओरिजिनल से हो जाए और इस पे काम शुरू कर दें ऑलरेडी। बिकॉज बंदूक की मैं बात कर रहा हूँ, बंदूक उस जमाने में हमने मुंबा बनाया था, मुंबा थॉन, और वो उस वक्त लोगों को आइडिया नहीं था। लेटर डाउन द लाइन उनको आइडिया हो कि यार ये मुंबा म्यूजिक इसमें मर्ज होके देसी टप्पा, और उसमें एलिमेंट सिर्फ उसका झोल मुंबा था, बाकी तो वो इट वाज अ बैंगर हिट करने वाला आपको। लेकिन यू नेवर नो, जब आप पजल को कर रहे होते हैं आगे पीछे कुछ नया निकल आता है एक्सपेरिमेंट से। मैं ये नहीं कहता कि हर वही ना हिट आज हिट बनाना है और हिट बन गया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार। इंशाल्लाह फिर दोबारा बैठेंगे। हाँ। पता है क्या है, इस बार गुफ्तगू सिर्फ म्यूजिक के रिलेटेड थी, क्योंकि मैं इटसेल्फ अगर आपको सच बात बताऊं, मेरा बैकग्राउंड फिल्म है। हाँ। तो मेरे हर एलिमेंट में फिल्म वाला पर्सपेक्टिव मैं उस तरफ गया नहीं, क्योंकि पता है क्या, फिर मैंने ना किस्सों में लग जाना था। हमारा तुम्हारा साथ बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो अच्छा हुआ कि हाँ, हमने उसको तो मैं ये चाह रहा था कि वो जो हमारी पर्सनल स्टोरीज हैं, ऑब्वियसली प्रोबेबली वो भी लोग जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन वो फिर हम करेंगे फिल्म वाली एपिसोड। एग्जैक्टली फिल्म उस दिन ना रजा को बुला लेंगे, उफ क्योंकि रजा के साथ जिस वक्त तुमने काम करने की हामी भरी थी, तुम एक, मुझे लगता है कि एक दलेर आदमी हो जिसने कहा था मैं रजा के साथ काम करूंगा क्लास में। ठीक है, बाकी तो सारे कहते थे रजा इज अ गुड गाय। मैं आपको ये भी बताऊं, जिस इंसान की सोच थोड़ी पुख्ता हो ना, उसके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आइडिया से जुड़ जाता है, उसको आप टच से मस नहीं कर सकते। वो वैसी पर्सनैलिटी थी। लेकिन आई नो डाउट कि अगर वो हमारे दरमियान में बैठेगा तो फिर वो उस दिन हम फिल्म वाली बात वही बोलेगा। नहीं वो बोलता है, फिर वो थोड़ी देर बाद वो देख लेता है, अगर एग्री नहीं करेगा तो उसको अंदाजा हो जाता है मैंने कोई अदिल भाई आपने एग्री नहीं किया, मैं कोई चवल मारी। सो बिल्कुल हम बहुत सारे और भी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ताबेदार हूं मैं आपका। अब आप उस तरह वाले हैं नहीं कि मैं आपको कोई गाना जाते हुए सुना दें। यार ये भी वैसे होता है। मैं एक बात पे ना ये खत्म करते हैं। हम एक कराची में ना शो मार रहे थे, तो शो हो गया, क्राउड क्रेजी, सब कुछ क्रेजी। नीचे ना एक कैमरामैन वाली टीम खड़ी हुई थी किसी न्यूज़ चैनल पे। सर हम नीचे उतरे ना, साथ ही इस तरह की लाइट ना मुंह पे पड़ी है, एक माइक आ गया है। हमने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आप करते क्या है? मैंने कहा आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। नहीं आप गाते तो है नहीं। मैं कहा जी नहीं। तो आप कुछ एक्सप्लेन करें, आप कर क्या रहे थे? मैंने कहा यार कि उस जगह पे मेरी ना वो क्या कहते हैं व्हाट द के आपको अभी तक समझ ही नहीं आई। मैं पूरा शो हो गया, मचा के आ गया हूँ। आप करते क्या है? आप गा नहीं रहे, आपको क्योंकि उससे तो वो नजर नहीं आ रहा मैं क्या प्ले कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हैं ना इस तरह के टर्न टेबल्स के साथ, तो लोग ज्यादा आपको देखने के बजाय ना सिर्फ उसको ही देखी जा रहे हैं। इसमें क्या होता है? बड़ी बत्तियां लगी हुई है, इससे क्या होता है? सर तो ये वो वाला हिसाब है कि अभी तक उनको दे हैव नो आइडिया। बस वही वाला कॉन्सेप्ट, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू। तो ये अब जब से गुजरते हैं ना, ये डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, वो वाला हिसाब। ऐसा हुआ कभी कोई लड़की आई है जिसने आगे कहा हो क्या डीजे वाले बाबू? सर बहुत दफा, एक दफा भी। और अवाम तो क्यूट, लाइक अगर किसी अवाम, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा टॉपिक दरमियान से मैंने छोड़ दिया, जिससे मैं एक्चुअली अपनी आवाम को देख के मैंने बहुत सीखा। जब मैं पंजाब टूर पे गया, सर पंजाब टूर पे मैं गया, बहावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, हर जगह, फैसलाबाद, जहाँ भी ये वाला म्यूजिक पेनिट्रेट नहीं कर पाया था। हाँ यंग लॉट में कर पाया होगा, जो अच्छी गाड़ियों में अभी मैसेज में उसका थोड़ा सा वहाँ, तो उस जगह पे जाके मैंने और तला ने जब परफॉर्म किया, तो वो बेसिकली आप
उनको एंजॉय करा रहे हैं, लेकिन आप उनको अब एजुकेट भी कर रहे हैं इस म्यूजिक के बारे में, ठीक है ना। तो वो एजुकेट करना, एक वो अवाम जो पहले से एजुकेटेड है इस म्यूजिक में और वो उसका डांस करना कुछ और है, और जो वहाँ उसको पता चल रहा है कि ये भी होता है। क्योंकि आप ऊपर माइक पे कोई सिंगर नहीं देख रहे ना, पीछे कोई गिटार पे या ड्रम्स पे है, दो बॉयज आके अब म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया है, तो उस अवाम का रिएक्शन क्या होगा आपको देख के कि ये क्या कर रहे हैं। तो फनी स्टोरीज, यू नो, किड्स जंपिंग ऑन द स्टेज, मेरे बाजू से मुझे पकड़ लिया है, टर्न टेबल, एक बंदे ने तो टर्न टेबल के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और हम प्ले कर रहे हैं, लाइक डूड ये क्या कर रहे हैं। सब वो स्टोरीज किसी और लेवल पे है, वो तो खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि इन सारे छोटे शहरों में जब हम फिर रहे थे तो नई आवाम आपको और लाखों की आवाम, मतलब ये भी नहीं कि 1000 2000 सर, टूर था 45 डेज का और हमने करीब 40 to 41 गिग्स यू नो प्ले करने थे उसमें। रोज गिग है, रोज गिग है। गिग भी ऐसे है कि सुबह गर्ल्स एंड शाम को बॉयज, तो पहले गर्ल्स के आगे परफॉर्म करना है, देन दे गो एंड देन द बॉयज कम, यू नो, एक दिन में 2 गिग एक तरह से हो जाएंगे आपके लिए। तो वो तो एक लर्निंग प्रोसेस है, यू नो, आपको अपनी असल ऑडियंस का पता चलता है कि यार ये मेरी ऑडियंस है, ये है अवाम जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, समझ रहे हैं। और ये अगर आप इनको बताएं कि ये जॉनरास हैं तो ये आएंगे सुनने के लिए आपको। लेकिन हाँ, वो जब एजुकेट का प्रोसेस होता है ना उसमें जो वो जो झेल लिया वो तो अभी फिर किसी को वो तो अब हिस्ट्री में कहीं है अब, यू नो। लेकिन इट वाज फन टाइम्स। रोड इज अ गुड, यू नो, एलिमेंट, आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। जब आप डिफरेंट शहर में जा रहे हैं, उधर के अवाम को मिल रहे हैं, उधर का खाना खा रहे हैं, तो वो एलिमेंट फिर म्यूजिक में ऐड होना आपकी जर्नी का, तो वो आई एम ब्लेस्ड कि पूरा ट्रिप। चलो, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। तू आज दी कड़ी